आइडियोलॉजी है। अभी भाजपा पावर में है तो बाकी पार्टियों के सारे नेता छोड़ के भाजपा में आ गए। कोचिंग डेथ चैम्बर्स बनी हुई है, वो उनकी हवस की वजह से बनी हुई है। अगर टीचर इंडिविजुअली स्टूडेंट से इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा तो कोचिंग का फायदा ही क्या। एमसीडी क्या करती है, गवर्नमेंट बॉडीज आमतौर पर यही करती हैं कि वो अपने कमी को छुपाने के लिए अटैकिव मोड में आती है। मतलब ऐसा दिखाया जाने लगा है कि अगर आपका बच्चा आईएएस नहीं है तो आप समझ लीजिए इस देश में कुछ है ही नहीं। अगर अभी पूरे अगस्त के महीने कोचिंगें बंद रह जाएं तो ये जितने लोगों ने सब पैसा जमा किया इनका कम से कम 100 करोड़ का घाटा हो जाएगा। हम तो कृष्ण से प्रभावित हैं, बांसुरी और चक्र बहुत फैला हुआ बिजनेस है अपना। आदाब, नमस्कार। हमारे साथ हैं अवध ओझा सर। अब इनका परिचय देंगे तो फिर तो क्या ही है। अवध ओझा जी ने अपनी नई क्लासेस शुरू की हैं, अवध ओझा क्लासेस। अब तक वो बहुत जगह पढ़ा रहे थे और अब अपना इंस्टीट्यूट में वो बच्चों को पढ़ाएंगे और इंडिपेंडेंट तौर पर। और अवध ओझा जी की बड़ाई भी हो रही थी और इंस्पायर भी हो रहे थे। और फिर जो 3 बच्चे डूब के मरे तो इनको भी लोगों ने थोड़ा डुबोया। तो अब आपने इंटरव्यूज देखे होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आज इस पूरे मामले का सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोचिंग सेंटर्स डेथ चेंबर्स बन गए हैं। ओझा सर, बिल्कुल बहुत 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 नाराजगी आपसे। आपको बुरा भला अच्छा सब कुछ सुनने को मिला पिछले 10 दिनों में। तो बहुत ज़्यादा आरोप प्रत्यारोप। अभी माहौल क्या है? आप बता रहे थे कि आपसे आके बच्चे मिल रहे हैं। पहले राजेंद्र नगर में हम लोग बैठे हैं आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट में। राजेंद्र नगर का माहौल बताइए, बच्चों के अंदर अब क्या भय है? अब तो पूरा कर देगा, आराम से बोलिएगा लंबा। हाँ नहीं। राजेंद्र नगर में कोचिंग की लाइब्रेरी बंद हो गई हैं, लाइब्रेरी पढ़ने के लिए नहीं है। जिनकी लाइब्रेरी ऊपर है वो दुगुने तिगुने पैसे वसूल रहे हैं। तो किस बच्चे रहे इधर से या उधर से? बिल्कुल। बात दरअसल ये है कि जहाँ तक बच्चों की नाराजगी का सवाल है तो वो जायज़ है, बहुत जायज़ है। एक्चुअली मैं इस बात को तो बिल्कुल मानता हूँ, मैं उनकी नाराजगी के खिलाफ नहीं हूँ। एक्चुअली जब आप जिससे ज़्यादा प्रेम करते हो उससे एक्सपेक्टेशन भी ज़्यादा करते हो, तो उनका शायद एक्सपेक्टेशन मुझसे बहुत ज़्यादा है कि सर आएंगे और सर इस मुद्दे पर बोलेंगे, जो कि मैं बोल भी रहा हूँ। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हुई कि 27 को जयपुर बिरला ऑडिटोरियम, 28 को गुरु महाराज के घर, और जब तक मैं यहाँ पहुँचता तब तक सीन ही पूरी बदल चुकी थी। खैर, जो हुआ सो हुआ। जहाँ तक रहा सवाल कि कोचिंग डेथ चैम्बर्स बनी हुई हैं, वो उनकी हवस की वजह से बनी हुई है। पैसा कमाना है, मैंने भी कोचिंग कमाने के लिए ही खोला है। लेकिन अगर हम सिस्टमैटिक चीज़ें करें, जैसे एक क्लास में मेरा व्यक्तिगत मानना है कि मैक्सिमम 200 से ज़्यादा लड़के नहीं होने चाहिए। अच्छा, अब उसमें क्या है, लोग कह रहे हैं कि यार इससे घाटा हो जाएगा। कोई घाटा नहीं होगा अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है, टीचर्स अच्छे हैं। ये घाटा होता आज से 10 साल पहले, जब ऑनलाइन क्लासेस का कॉन्सेप्ट नहीं था। जैसे हमारे यहाँ 200 बच्चे एक बैच में आए, हम एडमिशन क्लोज कर देंगे। लड़कों ने कहा साहब हमें लेना है, तो ऐसा थोड़ी हम उन्हें भगा देंगे। हम उन्हें एक ऑप्शन देंगे कि भैया हमारे ही टीचरों से पढ़ना है और हमारे ही प्रोग्राम को फॉलो करना है, तो आपको हाइब्रिड मोड में आना पड़ेगा। अब आपको ऑनलाइन पढ़ना पड़ेगा। हम किसी को नहीं भगाएंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि क्लास की तरह हो। वो जैसे होता नहीं कि एक फैक्ट्री में 5000 मजदूर खड़े हैं। अगर टीचर इंडिविजुअली स्टूडेंट से इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा तो कोचिंग का फायदा ही क्या। 2 लाख रुपए फीस देने का फायदा ही क्या अगर आपका बच्चा साल भर टीचर से मिल ना पाए, मैनेजमेंट का जो बॉस है उससे वो मिल ही ना पाए, तो ऐसी चीज़ों से क्या फ़ायदा। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छी बात कही है। एक तो बेसमेंट में भी अगर वो क्लास चलाते, क्योंकि यहाँ जगह की शॉर्टेज है, तो मैं तो जहाँ तक ये प्लान चल रहा है कि भाई हम इस जगह को ही पूरा हटा के एक अलग नॉलेज पार्क टाइप का कुछ बना लें। वो प्रपोजल बहुत अच्छा है, नॉलेज पार्क टाइप का कुछ बना ले, कोई ऐसी जगह जाएँ जहाँ स्पेस अच्छा हो। दूसरी बात यह है कि 200 बच्चे होने चाहिए, एक्ट अच्छा होना चाहिए। कि जैसे अभी 3 बच्चे ये इनकी डेथ हुई, अब अगर मेरी नेग्लिजेंस से मेरे कोचिंग में बच्चे मरते हैं एक संख्या में, तो मैं जिम्मेदार माना जाऊंगा। जैसे उपहार ट्रेजेडी हुई थी, तो ऐसे मैं जिम्मेदार माना जाऊँ। ये कोचिंग को जब तक आप किसी को दायरे में दबाव में नहीं लाएंगे। मेट्रो स्टेशन पे कोई नहीं थूकता, दिल्ली मेट्रो कोई नहीं थूकता, लेकिन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे कोई भी थूकने को तैयार है।
तो हमें इस कोचिंग सेंटरों को, जहां पर बच्चों का भविष्य है, उसको दिल्ली मेट्रो मॉडल का बनाना पड़ेगा कि कोचिंग मालिकों पर भी दबाव होना चाहिए कि भैया एक क्लास में 1000 बच्चे क्यों पढ़ा रहे हो यार। 1000 बच्चों में जो 2 लाख रुपए फीस दिया है, उसमें मैं तो पढ़ाया हूं, मतलब साल भर में 30,000 लड़का पढ़ाया मैंने, और हार्डली मुझसे मिलने आए कितने लड़के, 50 लड़के, 10 लड़के, 20 लड़के। क्यों? हिम्मत ही नहीं कर पाते थे, और वो जानते थे कि टीचर के पास टाइम भी नहीं है, ये कहाँ हमसे इंटरेक्ट कर पाएगा। तो ठीक है, वो भी एक बात है, नहीं हो सकता तो कम से कम हफ्ते में एक काउंसलिंग सेशन, जूम सेशन, अब तो सारी बातें उपलब्ध है, ऑनलाइन अवेलेबल है। एक लिंक पर आप जुड़ जाओ, एक लिंक पे जुड़ जाओ भाई। आप लड़कों से, जितने बड़े बड़े टीचर्स हैं जिनको लड़के सुनते हैं, फॉलो करते हैं, वो हफ्ते में एक जूम सेशन नहीं कर सकते, एकदम कर सकते हैं कि भाई आप में से जितने लोगों को दिक्कत है, संडे को 5 बजे मैं जूम सेशन करूंगा, आप कनेक्ट हो जाओ। तो अब ये सब चीज़ें बाई लॉज में आनी चाहिए, ये इंडस्ट्री रेगुलेट होनी ही चाहिए। वो जी, ये यहाँ तो बड़ी समस्या है ना कि मतलब इतने साल से हम लोग कवर कर रहे हैं, यहाँ गर्मी में पानी खत्म हो जाता है, यमुना में हथनीकुंड बैराज से पानी नहीं आ रहा है, फिर ठंड में जो ऐसा कोहरा, ऐसी धुंध चली जाती है कि लिए गाड़ियाँ बंद करो, पार्क में ना जाओ, टहलो नहीं, और पानी तो आपने देख ही लिया किस तरीके से भर गया, 3 बच्चे मर गए। अब आपने एकदम से रेगुलेट कर दिया, एमसीडी ने सारी लाइब्रेरीज नीचे सील कर दी, अब बच्चे पढ़ेंगे तो है ही है, माँ बाप का भी दबाव है। अब हमने उस दिन गए विकास दिव्यकीर्ति जी के नीचे एमसीडी में, वो कोचिंग सील और भी सील हुई, लेकिन जाहिर सी बात है विकास दिव्यकीर्ति, और आपने ज़्यादा सुना क्योंकि आप लोग पॉपुलर ही बहुत है, एल्गोरिदम भी बढ़िया चलता है आपके नाम से, तो उम्मीद भी आपसे ज़्यादा थी। आपकी तो कोचिंग है ना विकास दिव्यकीर्ति जी की सर, वो हमने देखी जाकर के, बड़ी बिल्डिंग भी बड़ी जर्जर टाइप है, नीचे इलेक्ट्रॉनिक पैनल्स लगे हुए हैं, लेकिन जब हादसा होता है तब हम सब जाग जाते हैं। आज आप भी बोल रहे हैं, अब वो भी बोल रहे हैं, सब बयान आ रहे हैं, लेकिन बच्चों के लिए तो मतलब आज भी वही हालात हैं, बदले कुछ नहीं। वक्त सबसे महत्वपूर्ण है उनके लिए जो कोचिंग कर रहे हैं यूपीएससी की, हर पल निकला जा रहा है। ऑप्शन क्या है फिलहाल, त्वरित समाधान क्या है? त्वरित समाधान ये है कि देखिए, एक वर्ड है ना, लीपा पोती, सबको अपना चेहरा बचाना होता है। अब सबने, कोई ये नहीं कह रहा है कि भैया हमें ड्रेनेज सिस्टम पर काम करना चाहिए। मुद्दा दिल्ली का इतना बड़ा मुद्दा है, कितने लोग ओपन ड्रेन में गिर के मर जाते हैं। अरे बड़े 3 दिन पहले मर गए, माँ पे, एक माँ और बच्चा मर गए। तो अब एमसीडी क्या करती है, गवर्नमेंट बॉडीज आमतौर पर यही करती हैं कि वो अपने कमी को छुपाने के लिए अटैकिव मोड में आती है। पूरे भारत में, उत्तर भारत में, जहां जहां सब सील हो गए, सब सील, लखनऊ, रायबरेली, कानपुर, जयपुर, कोटा, हर जगह जो है तैयारी हो गई, पटना। आप सील करने से अच्छा आप इंक्वायरी करो, उनको मौका दो कि भैया इसके सेफ्टी नॉर्म्स स्ट्रांग करो, इंप्रूव करो, बच्चों को पढ़ाओ बैठाकर, कुछ अच्छी व्यवस्था करो, सील कर दोगे। अभी जैसे राजेंद्र नगर में लड़के कह रहे हैं कि सर 7-7 हज़ार रुपये को लाइब्रेरी की फीस चली गई है, अब पढ़ाई का टाइम चल रहा है, मेंस का टाइम चल रहा है, कहाँ जाएंगे वो लड़के। तो ये तो हमारे देश में एक है कि मतलब तुरंत एक्शन मोड में आती सरकारों की, अब सब खत्म कर डालेंगे, अब ऐसा मिटा डालेंगे, एकदम व्हाइट वॉश, राम राज्य ले आएंगे। ये सब कुछ नहीं होगा, ये सब कार्रवाई हो रही है। 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने बाद वापस चीज़ें अपने रिदम पर चलने लगेंगी, और फिर किसी अगली घटना का इंतजार रहेगा। हम लोग देखते आ रहे हैं, साल 10 साल यही होता है। अभी मीडिया वाले सब लग गए बांग्लादेश में, उस पर ही बात करें बांग्लादेश में, फिर कुछ और हो जाएगा, फिर कुछ और हो जाएगा, कुछ और हो जाएगा। 22 लड़के सूरत में मरे थे 2019 में। फिर राजकोट में गेमिंग जोन में बच्चे मर गए, गेमिंग जोन में मर गए बच्चे। 61 बच्चे घायल हुए थे पिछले साल 2023 में मुखर्जी नगर में। सब ने उनको छतों से कूदते हुए देखा, और मुखर्जी नगर फिर भी वैसे ही पल। हम गए, देखा नाला वाला है, अपना लंबी कूद की प्रैक्टिस कर, नाला भरा हुआ है, बच्चे दौड़ रहे हैं, मच्छर मक्खी। और लेकिन अवध साहब, आप भी यहाँ तैयारी करते थे, आपने भी तैयारी करी, आए थे दिल्ली तैयारी करने? हाँ, मैं यहाँ था, लेकिन जब मैं यहाँ था तब यहाँ इतनी भीड़ नहीं थी। 95 में इतनी भीड़ नहीं, बहुत मार्केटिंग हो गई अब मुखर्जी नगर, बहुत मार्केटिंग हो गई। मतलब ऐसा दिखाया जाने लगा है कि अगर आपका बच्चा आईएएस नहीं है तो आप समझ लीजिए इस देश में कुछ है ही नहीं। इतनी बड़ी आप पत्रकार हैं, आपकी हैसियत कम है इस देश में भाई, आपकी बात कोई नहीं सुनता। जर्नलिज्म कितना बढ़िया प्रोफेशन है, सुनता। लॉयर कितना अच्छा प्रोफेशन है, प्रोफेशनों की कमी है। आपके बच्चे में अगर इच्छा है, ताव नहीं, ताव तो यहाँ 4 महीने में खत्म हो जाता है। आपके बच्चे में अगर इच्छा, उसकी करियर काउंसलिंग कराइए। कोई नहीं कर रहा, मेरे पास ले आइए, मैं उसकी करियर काउंसलिंग करके दूंगा। कोई जरूरी नहीं है इस देश में हर आदमी आईएएस बनेगा, ये बिल्कुल कंपलसरी नहीं है। इतने सारे प्रोफेशंस हैं, एंटरप्रेन्योरशिप है, बिजनेस है। 10 साल लड़कों ने लगा दिए अपने, अब 32 साल में खाली बैठे हुए हैं कि सर कहाँ जाएं। ये
काउंसलिंग का अभाव है, तो सब आईएएस नहीं बनेंगे। आपकी इच्छा है कि साहब हमें आईएएस बनना, आप आइए, हमने काउंसलिंग सेल भी को लॉन्च किया और मैं खुद पर्सनल काउंसल करता हूँ, हमारे पास आइए, मैं आपकी काउंसलिंग करूँगा। अब क्या हुआ कि इतनी भाई कोचिंग ऐड करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है कि जितने टॉपर है सबको माला पहनाओ, उनको बुलाओ, उनसे कॉन्फ्रेंस कराओ, उनसे मीटिंग करो, उनका वीडियो रिलीज करो, फिर सम्मान समारोह पब्लिकेशन वाले भी करते हैं कि भैया आप हमारी किताब का नाम ले लीजिएगा। पैसे दे देते हैं कि कोचिंग पढ़ने रहे तो पैसे ले लो हमसे और बोल दो हम पढ़ते थे, तुम्हारा नाम फोटो छाप देंगे। कुछ ना कुछ तो करते ही होंगे, क्योंकि एक ही बच्चा इतने सारी जगह कैसे चला जाता है, तो कुछ तो है, होगा ही। लेकिन हाँ, सबसे बड़ी बात यह फिर पब्लिक अलग से। तो अब क्या हुआ कि प्रेजेंट वर्ल्ड ने यूपीएससी आईएएस को इतना ग्लैमराइज कर दिया है कि आप आईएएस नहीं है तो आप खत्म है, आप कुछ भी नहीं। पिछले महीने एक साहब आए, उनका बेटा क्लास 10th में पास किया था, अभी भर्ती करा दो। हमने कहा भाई साहब यहाँ बहुत कोचिंग है, अरे मैं कुछ बोलूंगा ये उसका उल्टा अर्थ ले लिया, कुछ और कट डाला तो आप हमारी गर्दन पकड़ लोगे तुरंत, क्योंकि हम तो आईएएस की पढ़ाई ह्यूमैनिटीज की पढ़ाई है। कहीं कहीं मुझे कहीं क्या इतिहास पढ़ाऊंगा, जो युद्ध का समर्थन करना पड़ेगा, जायज ठहराना पड़ेगा, कहना पड़ेगा कि युद्ध के बिना जीवन बेकार है। मन करे सो प्राण ले और मन करे सो प्राण दे, वही तो एक सर्वशक्तिमान, इसको साबित करना पड़ेगा। इथिक्स की क्लास थोड़ी है मेरी, मुझे बेईमानी को सपोर्ट करना पड़ेगा, कहना पड़ेगा डिसऑनेस्टी इज द पाथ ऑफ किंगशिप। तो क्लाइव का एग्जाम्पल देना पड़ेगा मुझे कि हर जगह संताई दिखाओगे तो कुछ ना कर पाओगे। वो ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी वो यहाँ आके राम नाम लेके भारत पे कब्जा कर लिए, क्या दिमाग लगाया उन्होंने, बंगाल को कितने प्रेम से कब्जा किया उन्होंने। उनको पता चल गया कि कहीं घर में घुसना है तो विभीषण पैदा करवा लो, मीर जाफर को विभीषण बना लिया, कासिम को विभीषण बना। तो अब मुझे वहां होता क्या है, जैसे मैं जब वर्ल्ड वॉर पढ़ाता हूँ तो मैं कहता हूँ ठेकेदारी चल रही है, ये लड़के कहते ठेकेदारी, अरे मैंने कहा पुराने ठेकेदार ब्रिटेन, पुराने ठेकेदार फ्रांस और पुराने ठेकेदार रूस। तो मैं यूपी के सारे बड़े बड़े ठेकेदारों का नाम लेता हूं और मैंने कहा इसी में अगर कोई नया ठेकेदार आ गया, जर्मनी, अब वो नया ठेकेदार कहेगा भैया रेलवे में हमको हिस्सा दो, हमको पीडब्ल्यूडी में हिस्सा दो, हमको सिंचाई विभाग में हिस्सा दो, तो सब ये पुराने ठेकेदार कहेंगे कि यार ये तो गड़बड़ हो जाएगा, तब शूट आउट होगा, गोली चलेगी। यही सब उदाहरण देके ओझा सर आप फंस गए इस बार। इतना लोगों को लगा यार ओझा सर इतना बढ़िया पढ़ाते हैं, आप बोल क्यों नहीं रहे, 3 लोग मर गए, ट्वीट क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं, मैंने ट्वीट भी किया, मैं उनके साथ जाकर खड़ा भी हुआ, मैं मिलने गया, सब कुछ किया मैंने। बस कुछ ऐसी शायद परिस्थिति ऐसी रही होगी, वो जो 2 दिन मैं एब्सेंट हो गया ना और घटना मुझे पता नहीं चली, उसकी वजह से चीजें बिगड़ी। ओझा सर मतलब आपने इतना पढ़ाया, इतने साल से पढ़ा रहे हैं, वाजीराम में पढ़ाया आपने अन अकेडमी में पढ़ाया आपने, नेक्स्ट आई से पढ़ाया, फिर सोचा कि आप अवध ओझा क्लासेस शुरू की जाए, मतलब लगा कि नहीं अब आपको भी एंटरप्रेन्योर बनना चाहिए, ये कब लगा, क्यों लगा? नहीं, मुझे तो कभी नहीं लगा कि मुझे एंटरप्रेन्योर बनना चाहिए, क्योंकि बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है बिजनेस करना। पढ़ाना बड़ा आसान काम है, बिजनेस बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। तो मुझे गुजरात के मेरे एक दोस्त हैं मल्हार भट्ट, जो मेरे यहाँ पार्टनर हैं, तो उन्होंने हमसे कहा सर हम दिल्ली में इंस्टीट्यूट लॉन्च करना चाहते हैं और आपके नाम पे करना चाहते हैं, तो अगर आप पढ़ाने का वो करें तो हम करेंगे। हमने कहा देखो बिजनेस में तो हम कुछ ना कर पाएंगे, बाकी एकेडमिक्स में सारा रोल हमारा होगा, सारी हेल्प हम करेंगे, प्रोग्रामिंग हम करेंगे। तो मल्हार भट्ट के आने से मुझे एक बड़ा प्यारा एंटरप्रेन्योर मिल गया। तब मेरे दिमाग में आया कि नहीं ठीक है, दिल्ली में अपना एक इंस्टीट्यूट होना ही चाहिए, और वहीं से फिर ये कहानी शुरू हुई। अब हम लोगों ने बात की छात्रों के बारे में, अब हमने देखा है कि जब उसके बाद जब छात्र हो गए तो बाकी कोचिंग इंस्टीट्यूट, जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट में वो बच्चे थे और वो डूब के मर गए, तो बाकी कोचिंग इंस्टीट्यूट वाजीराम हो या दृष्टि हो या सबने कि हम कंसेशन देंगे, आप आ जाओ हमारे पास, हम पढ़ाएंगे, फीस नहीं लेंगे, मौके का जो है लाभ उठाने का उन्होंने कोशिश किया है कि मतलब अभी भी मार्केटिंग, अभी भी सेल्स। पहली बात तो यह है कि हरजाना एमसीडी को देना है, दिल्ली सरकार को देना है। चलिए इन लोगों ने, अगर मैं मान भी लूं कि मानवतावादी पक्ष से प्रभावित होकर पैसा दिया भी, तो 10-10 लाख रुपए तो कोई अमाउंट होता नहीं। देना है तो दिल खोल के अच्छा फिर पैसा दे दो। जब आपकी इच्छा बलवती हो रही है तो आप अच्छा पैसा दे दो लड़कों को। लेकिन हाँ, ये बात बहुत सारे लोगों ने कहा, क्योंकि उसकी वजह क्या है, अगर अभी पूरे अगस्त के महीने कोचिंगें बंद रह जाएं तो ये जितने लोगों ने सब पैसा जमा किया, इनका कम से कम 100 करोड़ का घाटा हो जाएगा, सारे कोचिंग वालों का। इनका कम से कम 100 करोड़ का घाटा होगा, कम से कम। अगर अगस्त
भर पूरा बंद रह जाए तो ये 100 करोड़ के लपेटे में गए। हाँ, तो सेल्स मार्केटिंग ही है फिर। तो फिर 100 करोड़ के लपेटे में जाने से अच्छा है कि 100 करोड़ में से 10 लाख माइनस कर दो और वो उधर टैक्स में शामिल हो जाएगा, क्योंकि कंपनसेशन है। तो अगर यही घटना अप्रैल में घटी होती तो प्री का टाइम होता, ना कोई लड़का आता और ना कोई 1 रुपया किसी को देता। लेकिन अभी बिजनेस का टाइम है। अगर ये अप्रैल का टाइम होता तो सारे बच्चे प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे होते। यहाँ कम लोग, बच्चे भी कम होते हैं, बच्चे कम होते, आते भी तो बहुत कम बच्चे आते, इतना दबाव नहीं क्रिएट हो पाता। अभी क्या था कि बच्चे थोड़ा खाली भी थे और परेशान बहुत है। राजेंद्र नगर के बच्चे इतना परेशान है, यहाँ के लैंडलॉर्ड से परेशान है, रेंट से परेशान है और मारते हैं लैंडलॉर्ड। कभी कभी लड़कों ने हमको भी बताया कि सर मारते हैं वो हमें। पहले कभी नहीं बताई सब बातें उन्होंने? ना ना, कभी नहीं। ऐसा एकाध केस कभी आ जाता था कि सर हमारा पैसा रख लिया, हमारा एडवांस रख लिया। एडवांस तो कभी वापस ही नहीं करते। एडवांस 1 महीने की सिक्योरिटी, तो ये 2 महीने का किराया तो पहले धरवा लेते हैं और फिर 1 महीने का एडवांस और 2 महीने का ले लें। बिल्कुल, 2 महीने की सिक्योरिटी, 1 महीने का एडवांस। सिक्योरिटी यहाँ के लैंडलॉर्ड शायद ही किसी बच्चे को वापस करते हैं। जैसे आज हमने किराए पे लिया, मान लीजिए आज है तारीख 4 अगस्त, 5 अगस्त, 5 अगस्त को हमने मकान किराए पे लिया। अगर 6 को हमें वापस घर जाना है कि माँ बाप ने कह दिया भैया दिल्ली नहीं रहना है, तो वो हमें 1 पैसा नहीं वापस करेंगे। और ये 90% केसेस में है। कोई सुविधा नहीं, कोई लाइट नहीं है, कोई बात नहीं, मैं क्या करूँ, तार टूटा। मतलब एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर आपका मकान है, आप किसी को रेंट पे रखे हो, तो कम से कम एक बेसिक सुविधा तो उन्हें दे दो। आप उनसे प्यार से बात कर लो, कायदे से बात कर लो, और जा तुझे नहीं रखना है तो तू जा, तू अपना सामान उठा। कई बार केस में ऐसा हुआ कि बच्चों का ताला तोड़ के उनका सामान उठा के बाहर फेंक दिया। कई नहीं, बहुत बार आराम है ये चीज तो। हाँ, तो अब ये बच्चे, ये तो एक घटना घटी, लेकिन अंदर से बहुत सारी चीजें थी। और वो बहुत उबाल, बहुत मतलब हम तो जब कहानियां सुने इस बार कि सर ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ऐसा करते हैं हमारे साथ और मारते हैं, पीटते हैं, खाना नहीं कायदे से मिलता है, तो मुझे लगा नहीं ये बहुत सारा दर्द है। ये एक दर्द नहीं है, ये बहुत सारा दर्द है। और जब आप भी चलाएंगे अपने नाम पे कोचिंग इंस्टीट्यूट, तो आप लोग, आपको थोड़े कॉम्प्रोमाइज करने पड़ेंगे। कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। भगत सिंह एसोसिएशन इस हफ्ते मेरी रजिस्टर्ड हो जाएगी। मेरे यहाँ जो बच्चे पढ़ेंगे उनको इन सारी चीजों में सिक्योरिटी मिलेगी। पहले मैं सोचता था टीचर बन के ही रहूं, लेकिन उससे काम चलेगा नहीं। तो भगत सिंह एसोसिएशन इस हफ्ते रजिस्टर्ड हो जाएगी। हमारे यहाँ जो पढ़ेंगे वो उसके नेचुरल मेंबर रहेंगे, जो बाहर से आएंगे वो उसकी मेंबरशिप ले सकते हैं। हम उनकी काउंसलिंग, कोई जरूरी थोड़ी यहाँ रहना। नोएडा, अभी हमारे एक लड़की पढ़ती है, जौनपुर की लड़की है, यहाँ दे रही थी 20,000 रुपया, 6,500 में सेक्टर 15 में उसे इतना प्यारा रूम मिला। हाँ, मिल गया। तो ब्लू लाइन का जो एक्सटेंशन है उसमें 1 घंटे की दूरी पे आप दोनों साइड में कहीं भी जा सकते हो। कोई जरूरी है यहाँ रहना। आप मेट्रो में बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ते हुए चले आओ, तो थोड़ा सा दबाव यहाँ पे कम होगा और आप बढ़िया एनवायरनमेंट में रहेंगे। हम लोग रहते थे भजनपुरा में रहते थे। मानसिकता से निकलना जरूरी है। राजेंद्र नगर की मानसिकता, मुखर्जी नगर की मानसिकता से निकलना जरूरी है। बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। सर ये बताइए, चलिए आप ठीक है, आप ये भगत सिंह एसोसिएशन का थोड़ा सा बताइए, क्या है? यूथ का मामला है। हाँ। तो भगत सिंह एसोसिएशन क्या करेगी, 4-5 उसका पूरा मैंने प्रोस्पेक्टस बनाया है। हाँ। एजुकेशनल असिस्टेंस, कट्टा वट्टा लेके ना चले नहीं एजुकेशनल असिस्टेंस पहाड़ा भी देते हैं आप, तो प्रभावित होकर निकल ही गए कि नहीं। तो हम तो कृष्ण से प्रभावित हैं, बांसुरी और चक्र। अब उनके जमाने का वो कट्टा ही रहा होगा। हम तो कृष्ण की आइडियोलॉजी पे चलने वाले आदमी। हम कहते हैं कि सिर्फ बांसुरी लेके चलने की जरूरत नहीं है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अगर कृष्ण के जमाने में होते तो बहुत परेशान होते। हर आदमी का एक युग होता है। जैसे हम प्रभु राम के युग के जो विलेनों को भी देखते हैं तो वो भी मर्यादा में है, लेकिन जो कृष्ण के युग के विलेन हैं उनकी कोई मर्यादा नहीं, मर्यादा के बाहर। तो जो हमारा युग चल रहा है ये कृष्ण का युग चल रहा है। ये जो बार बार मैं चक्र कहूं तो लड़के कहें चक्र मिल ही नहीं रहा है, और मैं सरकारी कट्टे की बात करता हूं, लाइसेंस ही नहीं मिलेगा। हाँ, कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे आपको, आप उसको लगा के घूमे, तो एक हाथ में बांसुरी और एक हाथ में। अब वो राम का युग नहीं रहा। है ही नहीं वो युग। अगर अब सरवाइव करना है, घर बचाना है, बहन बेटी परिवार संपत्ति, तो कहां तक सरकार आपके पीछे आएगी। भगत सिंह एसोसिएशन, तो भगत सिंह एसोसिएशन मेडिकल असिस्टेंस, कैरियर काउंसलिंग, एजुकेशनल असिस्टेंस और सिक्योरिटी,
प्लस यहाँ का रेजिडेंशियल असिस्टेंस, जितना भी यूथ को यहाँ जरूरत होती है वो सारा असिस्टेंस वो दिलाएगी उसे। एक्स्ट्रा पैसा तो नहीं देना पड़ेगा? हाँ कोई नहीं, क्या पैसा क्यों देना है? 1 साल की मेंबरशिप अगर होगी, वो भी साल भर की, तो 500 रुपये मेंबरशिप होगी। अब वो महंगे शिक्षक तो नहीं है? नहीं, हमारी फीस यहाँ पे जो हमने फीस लॉन्चिंग फीस रखी, हमारे मल्हार साहब ने कहा कि साहब 1,60,000 रखेंगे क्योंकि सबकी 2 लाख है। तुमने कहा सब कल 4 लाख कर देंगे तब क्या करोगे? तुमने कहा 2 लाख अगर यही सोच रहे हो तो या तो फिर सीधे 4 लाख रखो, और नहीं तो 1 लाख रुपया रखो। इतना इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, इतना लोग परेशान चल रहे हैं, तो 1,60,000 डिक्लेयर्ड फीस है। लेकिन इस साल की जो फीस है, जो इस साल लोग हमारे पास आएंगे, औसत 1 लाख हो गया, औसत 1 लाख। मतलब ठीक है, आप पैसे के लिए ज्यादा नहीं। बहुत फैला हुआ बिजनेस है अपना, वो वेलकम में कहता नहीं है संजना टेक्सटाइल, संजना गारमेंट्स, तो इतना कोई जोर नहीं है कि नहीं यहीं से पैसा कमाना है। आएगा पैसा, यहाँ से भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं। बांग्लादेश में आखिरी पूछूंगा, वही बहुत जरूरी है। हाँ, बिल्कुल, बांग्लादेश जरूरी है। लेकिन पहले बताइए सर कि कल मैंने आपको एक इंटरव्यू सुना, आप नेता बनना चाह रहे हैं, मतलब आप टिकट विकेट मांग रहे थे बीजेपी से भी, कांग्रेस से भी। लोग लिख रहे थे कि आहूजा सर कोई आइडियोलॉजी नहीं है, जहाँ टिकट मिल जाए बीजेपी वाले दे दे तो वहां से ले लें, कांग्रेस वाले दे दे तो वहां से ले लें। नहीं तो मैंने कहा किसकी आइडियोलॉजी है? अभी भाजपा पावर में है तो बाकी पार्टियों के सारे नेता छोड़ के भाजपा में आ गए। आज की डेट में कोई राम मनोहर लोहिया है? आप जिस समय में रहते हो, अगर आप उस समय को नहीं पहचानो। पर आप तो अवध ओझा सर हो ना? भगवान भी तो कृष्ण थे कृष्ण भी तो भगवान ही है। जब भगवान कह सकता है कि आप अपनी तुलना भगवान से कर देंगे? हाँ, मैं तो एग्जांपल दे रहा हूँ। तो जय श्री राम बोल के आदमी गुम्मा मार देता है, खोपड़ी फाड़ देता है तलवार लेके, अब क्या ही कहेंगे उसके आगे? नहीं तो जय श्री राम ने गुम्मा नहीं मारा, उसको पता ही नहीं चला। हाँ, उसको पता ही नहीं चला कि रावण से गुम्मा मतलब पत्थर। हाँ, उनको पता ही राम का चरित्र। जैसे मैंने कहीं एक कहानी पढ़ी कि कोई क्रिश्चियन फैमिली इराक में आईसिस वालों ने पकड़ लिया, तो आईसिस के आतंकवादियों ने उससे कहा, क्रिश्चियन फैमिली के आदमी से कहा कि मुसलमान कहा? हाँ यस मुसलमान कहा, कुरान सुनाओ पढ़ के। तो बोलता रहा 15-20 मिनट, तो उसके आईसिस के आतंकवादी ने कहा जाओ जाओ ठीक है, वेल डन। तो उसकी बीवी ने कहा कि तुम तो बाइबल सुना रहे थे। बोले अगर ये कुरान पढ़ा होता तो आतंकवादी होता ही क्यों? जो राम को समझेगा वो नहीं करेगा। अध्यात्म में लंबी चर्चा कर लेंगे सर हम आपसे, मतलब मैं बहुत कुछ मेरे दिल में जो मैं कहूँगा आपको, लेकिन बहुत बात हो जाएगी वो तो। अब मैंने देखा कल वो मानक का इंटरव्यू था, मैंने देखा बड़ी देर आपका इंटरव्यू, बड़ा लोग लिख रहे थे उसमें, तो मतलब अमेठी लड़ना चाह रहे थे आप? हाँ बिल्कुल, मैंने तो स्मृति ईरानी के खिलाफ अगर आदमी की हार भी हो, जैसे अगर इंडियन टीम वर्ल्ड कप होगा, हाँ जैसे वर्ल्ड कप इंडियन टीम हार जाए कीनिया से, तो भारत वाले बहुत मारे इनको। ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका से हार जाए कोई बात नहीं है, कीनिया से हार गई। हालांकि खेल में कोई बड़ा छोटा नहीं होता है, तो आप मतलब जीतने के लिए लड़ते हैं, जाहिर सी बात है, मतलब कि नहीं मैं तो ना जीतने के लिए लड़ता है ना हारने, वो तो जनता है ना। जनता ने हेगड़ी निकाल दी अच्छों की। इस बार जनता के सामने नेता नहीं बनना है, उससे सिर्फ रिक्वेस्ट की जा सकती है कि भैया मैं आपका प्रतिनिधि हूं, अगर आपको अच्छा लगे तो आप हमको जिता के सदन भेज दो, हम वहां कट्टा प्रस्ताव आपके लिए रखेंगे। कट्टा प्रस्ताव आपका जो प्रस्ताव, ये एक नया तरह का प्रस्ताव होगा कि वहां रखेंगे आपकी बात, कि आपके बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, आपको स्वास्थ्य मिले, आपके यहाँ सैनिटाइजेशन की सुविधा। मतलब मैं चाहता हूं कि जैसे वो जो लीडरशिप है 1950 वाली, मैं ये इस देश की जनता को आपके चैनल से कहना चाहता हूं कि जब भी वो नेता चुने, अगर वो चाहती है कि उनके बच्चों का भविष्य आने वाले समय में अच्छा हो, अपनी जाति का चुने, पर अंबेडकर जैसा चुने, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जैसा चुने, लाल बहादुर शास्त्री जैसा चुने, पंडित नेहरू जैसा चुने। पढ़ा लिखा होना चाहिए, डेडिकेशन होनी चाहिए कंट्री के लिए, ये नहीं कि अपना ही घर भर रहे। नेताजी जब नेता थे तो बजाज सुपर पे चलते थे, अब मर्सिडीज का कारवां चल रहा है, तो छीन लो वो जो मर्सिडीज जो तुम्हारे ही पैसे की है। अगर सही भाई राम मनोहर लोहिया जी जब मरे तो अंतिम संस्कार का पैसा नहीं था उनकी जेब में। मैं अगर कभी बाई चांस नेता बनता हूं और मेरे पास अगर लोगों को दिखाई पड़ जाए कि इन्होंने महल बनवा लिया, तो मैं तो जनता से कहूंगा मेरे महल में आग लगा देना। ऐसे और भी नेता कहते थे, जैसे आप बोल रहे हैं ना कि मैं नहीं लूंगा, ये आग लगा देना। कौन आग लगा रहा है उनके ऊपर? नहीं ये नहीं जानते ना, इनको बजट पता नहीं, ये तो इंस्टाग्राम पे बैठे देख रहे हैं। अच्छा
रील, हसीना की टक्कर ये देख रहे हैं। ये तो बजट सेशन चल रहा है इस वक्त। इस देश में बजट पे चर्चा होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? सरकार ने कृषि को कितना दिया, सरकार ने ये स्वास्थ्य को कितना दिया, इन सबको बैठ के बजट सेशन, अब तो मोबाइल सबके हाथ में, सुनना चाहिए। बहुत जबरदस्त बोल रहे हैं लोग। शिक्षा को कितना पैसा दिया, स्वास्थ्य के लिए क्या करने जा रहे हैं, आने वाले समय में सरकार की क्या स्कीमें हैं। कोई पहाड़ पे खड़ा होकर रील बना रहा है, कोई झरने में खड़ा होकर रील बना रहा है, पब्लिक उसको देख रही, 10-10, 20-20 लाख व्यू जा रहा है। तो जिस देश में राजा ही बेहोशी की नींद सोएगा, इस देश में राजा है कौन? इस देश की जनता, वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलमनली रिजॉल्व, ये नेताओं का जाकर पैर छूती है। टेक्स्ट बुक से हटा दिया, कई टेक्स्ट बुक से हटा दिया हम लोगों का ये प्रस्तावना। तो अब ये चीजें जब तक नहीं होंगी, आप नेता चुनिए, अपनी जात का चुनिए, अपने धर्म का चुनिए, कोई एतराज की बात नहीं है, नेता चुनिए, पर अच्छा नेता चुनिए। आपको भी गर्व हो कि भैया बढ़िया आदमी है, ये देखो ऐसे नेताजी हैं हमारे, आपके लिए काम करें, इस तरह का नेता। तो वैसे बोल दिया, फिर आप अगली बार फिर टिकट मांगेंगे तो कहेंगे ओझा जी तो ऐसी बात बोल देते हैं। हम इंडिपेंडेंट लड़ेंगे 29 का चुनाव, ये तो मैंने मन बना लिया है। कहाँ से? बस जहां से लड़ूं, लेकिन मैं अगला 29 का चुनाव इंडिपेंडेंट लड़ूंगा। है मन आपका? एकदम हमारे उत्तर प्रदेश में कहते हैं ना कीड़े हैं राजनीति। हाँ, जैसे ब्लड ग्रुप होता है ना, ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव, तो मेरा पॉलिटिक्स पॉजिटिव ग्रुप बहता है मेरे उसमें। कहता अवध ओझा सदन कब जाओगे, अवध ओझा सदन कब जाओ। मैंने कहा चलो जाएंगे यार, जल्दी ही जाएंगे। राज्यसभा दे दी बीच में किसी ने, राज्यसभा चले जाओ लड़िक जाएंगे। नहीं, राज्यसभा जा सकते हैं, ऐसा कोई वो बात नहीं है। राज्यसभा जाएंगे, बोलना ही तो है, प्रतिनिधि तो करना है, तो चले आएंगे। पर चुनाव लड़ेंगे जरूर, ऐसा नहीं कि नहीं लड़ेंगे। फिर कोई बिल आएगा जिसमें जनता चाहेगी कि अवध ओझा सर बगावत कर दें, फिर नहीं बोलेंगे, फिर आपको बुरा भला कहा जाएगा, फिर आप कहोगे कि नहीं देखो ऐसा है। तो यही क्लिपिंग काट के दिखा देंगे, अगर नहीं बोलेंगे रिजाइन कर देंगे। क्लिपिंग चल ही रही है सर। मैं ऐसे कई नेताओं को जानता हूँ 2011-12 में, तो बहुत सारे क्लिपिंग्स हैं और चल जाती, कुछ नहीं होता है। नहीं, वो तो खैर, अगर आज मैं कुछ बोलूं, एक सबसे बड़ी बात ये होती है, बोलने का सबसे बड़ा सिद्धांत ये है कि आज मैं बोल दूं, मैं ये नहीं, मैं फाड़ डालूं, मैं बिल फाड़ डालूं, ये तो समय बताएगा कि कोई ना आदमी क्या करेगा, कैसे। मैं एक आदमी हूँ कोचिंग फील्ड में इस वक्त जो लिमिटेड स्टूडेंट सीट की बात कर रहा है, जबकि मेरी खुद की कोचिंग है। मैं एक आदमी हूं जो कठोर कानून की बात कर रहा है, जबकि मेरी खुद की कोचिंग है। मैं एक आदमी हूं जो फीस रेगुलेशन की बात कर रहा है, जबकि मेरी खुद की कोचिंग है। तो जब मैं आज कर रहा हूं, और ये सब तो स्टूडेंट के पक्ष की बातें हैं, कोई छुपा थोड़ी है। सारे चैनल पे मैंने कहा, संभाल लिया आपने, अब छात्र नहीं बोल रहे, आपने संभाल लिया सारे चैनलों पे। नहीं, उनका वो प्रेम है, वैसे हमसे नाराज हो जाते हैं कभी कभी। पर वहां गए, राजेंद्र नगर गए कि बच्चों को यहीं बुला लिया? यहीं बुलाया था सबको, वहां नहीं गए। हम कहा तू लोग इतना गाली दिए हो हमको, कहे नहीं सर हम लोग नहीं दिए हैं। युग बदला बदला हिंदुस्तान। हाँ, बोले हम लोग नहीं दिए सर, ऐसा वैसा। हमने कहा चलो अच्छा, कोई बात नहीं, लड़ाई आगे जारी रहेगी। सब दरअसल ये कॉलेज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट नहीं है, सब तैयारी करने वाले हैं। इनको पता है कि एक केस सरकार ने इनको ऊपर लगा दिया तो ये खत्म हो जाएगा। तो ये उस तरह की लड़ाई नहीं लड़ सकते जो छात्र संगठन लड़ते हैं, वो इनके लिए संभव नहीं है। लेकिन चूंकि इनकी मांगे बहुत जायज़ हैं, तो उसको एक संवैधानिक लड़ाई के रूप में जारी रखा जा सकता है कि हाँ, एक कॉन्स्टिट्यूशनल लड़ाई चल रही है, इनका कोई प्रतिनिधि कर रहा है, इनकी बातों को कोई रख रहा है। मैं आज आपसे बात हो रही है, और आप भी हैं और हम भी देख रहे हैं यहाँ पर, मतलब सभी कवर किया अपने करियर में। लिख के दे रहा हूँ कि 3-4 महीने बाद, 5 महीने अगले साल कुछ नहीं बदलेगा। मैं बता रहा हूँ आज आपको, नहीं, ये तो मुझे ही पता है कुछ नहीं बदलेगा। ये तो मुझे ही पता है कि कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन एक शिक्षक के रूप में, जैसे 1931 में जब सरकार की तरफ से प्रस्ताव आया, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट में सरकार की तरफ से प्रस्ताव आया कि गांधी जी हम आपसे बात करना चाहते हैं, तो बाकी नेता बड़े खिलाफ थे, नेहरू और उन्होंने गांधी से कहा कि ये मत करना, बड़ी मुश्किल से लोगों को दोबारा बुलाया है, एक बार सहयोग में बुलाया था, तुम बीच में रोक दिए थे, पब्लिक बहुत नाराज हो गई थी। तो गांधी जी ने कहा यार तुम अपनी सोच काहे लगाते हो बीच में, सरकार बुला रही है, कोई बड़ा आदमी बुला रहा है, बात करने में क्या दिक्कत है। जैसे भाई आपको मान लिए 5 लाख रुपया चाहिए, और आपने बड़े चाचा से अपने नहीं कहा और किसी और से मांग लिया, बाद में बड़े चाचा ने कहा अरे हमसे कह देते हम दे देते। तो गांधी जी ने कहा कहने में क्या दिक्कत है अपनी बात। तो गांधी इरविन समझौता हुआ। सर, नेता वाली बात होगी, 2029 में निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे आप, फंड बहुत चाहिए होगा आपको, तो फिर फंड मिल जाएगा। फंड तो पूरी दुनिया से आएगा, पाकिस्तान छोड़ के बाकी पूरी दुनिया से आएगा। पाकिस्तान से डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं हो सकता ना।
अभी हमारे रिश्ते अच्छे नहीं। सरकार अगर बीजेपी सरकार है, पता चल गया कहीं से आ रहे तो देख लीजिएगा। मतलब मैं बहुत उदाहरण बता दूंगा आपको जहां पर बेल हो गई, लेकिन बेल तक 1 महीना 1.5 महीना लग गया जेल में। लोग पैसा लेकर देने के लिए आएंगे। अच्छा ठीक है, फिर ठीक है। हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि फंड हवाला के थ्रू आ रहा है। लोग आएंगे, जैक जैसे लोग आएंगे कि हो जा सर दिस मनी फॉर यू। जैक हमारे एक दोस्त है कैलिफोर्निया के, तो आए थे पिछले महीने, बेचारे कह रहे थे बहुत अच्छा गीता, लाइफ चेंज लाइफ चेंज। हमने कहा पैसा लाया हो, कहीं नहीं लाया। मैंने कहा तब क्या लाइफ चेंज कर, पर अच्छे आदमी है तो लाएंगे, दे देंगे पैसा, दे देंगे। हाँ, कुछ ना कुछ तो दे के ही जाएंगे। 2 मसले क्योंकि आप बहुत, क्योंकि आपसे बात हो रही है तो 2 चीज़ें मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा। पहली चीज़ बांग्लादेश सबसे आखिर में, ये बताइए इस समय एक बहुत बड़ा मसला है, और चूँकि अब आप शिक्षक भी हैं और आगे नेतागिरी भी करना चाहते हैं, कोटा विद इन कोटा वाला मामला सुप्रीम कोर्ट का आग लगा दी। हमने परसों चंद्रशेखर जी का इंटरव्यू, कह रहे हैं कि मेरे आखिरी खून तक के कतरे तक मैं लड़ूंगा, और ये बिल्कुल आरक्षण ख़त्म करने की ओर कदम बढ़ाया है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कभी दलितों का जीवन जिया नहीं। फिर मायावती जी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, मायावती जी ने कहा कि जगना होगा, आंदोलन करना होगा, ये गलत है, पुनर्विचार करना चाहिए। तो कोटा विद इन कोटा यानी SC ST में क्रीमी लेयर को चिन्हित करके उनसे कोटा ले करके जो और जातियाँ हैं SC ST में, उस वाले मामले पर अवध ओझा की सोच क्या है? और मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा ऐसे बताएं कि जो छात्र या आम लोग समझना चाहते हैं न्यूट्रल दृष्टिकोण से, उन्हें समझें। रिजर्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है, चूंकि ये देश जब पैदा हुआ तो इस देश की आज़ादी में सबका योगदान है। किसी एक आदमी की लड़ाई से ये देश नहीं पैदा हुआ, सब लड़े। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सवर्ण, क्या दलित, क्या महिलाएं, सब लड़े। लेकिन इस देश की सामाजिक व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था ऐसी थी कि सब समाज की मुख्य धारा में नहीं थे। तो एक आंदोलन चला जिसको कहा गया यूनिवर्सल सर्वोदय आंदोलन चला, क्लास कोऑपरेशन, सर्वोदय। उस आंदोलन का उद्देश्य था कि सबका उदय हो, सबका विकास हो। तो जब देश आज़ाद हुआ तो ये हुआ कि भाई साहब कुछ जातियां ऐसी हैं जिनके यहाँ तो कोई पढ़ाई का पा नहीं जानता, वो बेचारे क्या करेंगे, कभी स्कूल नहीं गए, ना कोई जाने देता। तो ये हुआ कि नहीं भाई, चूंकि सबने योगदान दिया, सबने लड़ाई लड़ा है, तो एक राष्ट्र जो है सबको गारंटी देगा आगे बढ़ने की। तो रिजर्वेशन को शुरू किया गया। अब रिजर्वेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है कि पिछड़े वर्ग को मुख्य धारा में लाना, ये उसका मुख्य उद्देश्य है। और ये तब तक चलना चाहिए जब तक कोई एक वर्ग बचा हुआ है, ये खत्म नहीं होना चाहिए। जब तक एक परिवार इस देश का पिछड़ा है तो उसको रिजर्वेशन मिलना ही चाहिए, ये तो पहली बात हो गई। लेकिन अब अगर उस पिछड़े में से माँ बाप दोनों IAS हो गए, फिर कहां पिछड़ा है वो? अगर दोनों पेरेंट्स, एक विधायक एक MP है, वो तो समाज की मुख्य धारा में है। अभी एक मीरा कुमार जी का एक इंटरव्यू आपने सुना होगा। मीरा कुमार जी के इंटरव्यू में बताया कि उनके जो वालिद थे, उनके पिता थे, वो प्रधानमंत्री थे, और प्रधानमंत्री होते हुए भी कैसे उनको उस चेयर पे रहते हुए डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ा। अभी एक IPS की शादी थी राजस्थान में, दलित, उसको घुड़सवारी के लिए, घुड़चढ़ी के लिए पुलिस को तैनात करवाना पड़ा, परमिशन लेनी पड़ी। ये अब भी हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल समाज में हो रहा है। मैं इससे डिनाई नहीं करता हूं कि ये नहीं हो रहा है, लेकिन मैं एक सवाल, एक सिंपल सा ये कर रहा हूं कि जो पुरानी परंपराएं हैं, आप IPS हो गए, आप रोल्स रॉयस पे बैठ के जाइए, घोड़ा चढ़ना कंपलसरी है। घोड़ा तो सामंतवाद का प्रतीक है। आप IPS हो गए, आप इंडियन गवर्नमेंट के अधिकारी। लड़ाई तो मूंछों की है ना। नहीं, उस कभी भी लड़ाई को मूंछ पे नहीं लड़नी चाहिए। लड़ाई लड़नी चाहिए सिद्धांत पर, उपलब्धि पर। भाई नहीं बैठने दो रहे घोड़े पे, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। हमें तो नहीं लगता, हालांकि इस बात से मैं इनकार नहीं करूंगा कि ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल होता है। इससे तो मैं कतई इनकार नहीं करूंगा कि ये नहीं होता, ये होता है, आज भी होता है। और उसकी वजह सिर्फ इतनी है कि जब भी कोई मुल्क पैदा होता है, जैसे अमेरिका 1787 में पैदा हुआ, 1787, कितनी चुनौतियां थी अमेरिका के पास, बहुत चुनौतियां। लेकिन धीरे 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 वो चुनौती क्रॉस करते करते जिन ब्लैकों को जंजीर में बांध के रखा जाता था, वही ब्लैक उनका प्रेसिडेंट बना, बराक ओबामा। एक रेस में है, एक रेस में। तो जैसे जैसे ये देश विकास की धारा की तरफ आगे बढ़ेगा, डेवलप्ड स्थिति की तरफ आगे बढ़ेगा,
आर्थिक उन्नति होगी, सामाजिक उन्नति होगी, औद्योगिकरण होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, सामाजिक संरचना अपने आप बदलेगी। कभी यूरोप की स्त्री ने सोचा था कि मैं बिना शादी किए हुए रह सकती हूँ? विक्टोरियन एज में अगर किसी औरत के कोई भी अंग दिखाई पड़ जाता था, उसको काट देते थे वहीं पे। इतना बुरा पर्दा सिस्टम था वहां पे। लेकिन कैसे कैपिटलिज्म, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, साइकोलॉजी, ह्यूमैनिटेरियन मूवमेंट्स, जेम्स मिल और सब चीजें बदलती चली गई। और आज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूरोप धरती पर लगता है कि कोई अलग क्षेत्र है। तो हम आधुनिक काल में हैं, लेकिन अभी हमारा सामंतवाद का जो अतीत है वो छूटा नहीं है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, हमारा विकास होता जाएगा, तो ये सब चीज़ें सतह सतह गायब होती है, कुछ और नई चीज़ें पैदा होती चली जाएंगी, पर ये चीज़ें खत्म हो जाएंगी। आखिरी सवाल बांग्लादेश पे। बांग्लादेश में वहाँ की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया और अचानक से उनको वहाँ से सेना ने निकलवा दिया। अब वहाँ पर लड़ाई कोटा को लेकर के थी कि भाई सरकारी नौकरियों में कोटा दिया जा रहा था। मुक्ति वाहिनी हमें दर्शकों को बताएं कि जब 1971 की लड़ाई हुई, बांग्लादेश आज़ाद हुआ पाकिस्तान से, तो मुक्ति वाहिनी एक रेजिस्टेंस ग्रुप था जिसने लड़ाई लड़ी कि बांग्लादेश अलग देश होना चाहिए। तो उनके परिवार के लोगों को कोटा दे दिया, जिसको लेकर के प्रदर्शन हुआ, गोली चली, छात्र मरे। पहले कोटा पे लड़ाई थी, फिर शेख हसीना के इस्तीफे पर आ गए और आज उनको वहां से भागना पड़ा। उनका घर, कहते ना, घर, दुकान सब प्रदर्शनकारियों के कब्जे में, संसद प्रदर्शनकारियों के कब्जे में है। बांग्लादेश की स्थिति पर आप क्या कहेंगे? हमारे जितने भी पड़ोसी होते हैं वो हमारे दरवाजे होते हैं। अगर मेरा पड़ोसी मुझसे दुखी है तो मेरे दुश्मन के लिए मेरे घर में घुसना बहुत आसान हो जाता है। इसीलिए हम हमेशा चाहते हैं कि जो हमारा पड़ोसी है, वो चाहे पर्सनल लाइफ हो या नेशनल लाइफ हो, पड़ोसी से मित्रता एक बहुत अहम मायने रखती है। भाई बांग्लादेश से हमारा बॉर्डर इतना पोरस है, इतना 4000 से ज़्यादा, 4000 किलोमीटर से ज़्यादा। मतलब किशनगंज जैसे इलाके में, बिहार का इलाका किशनगंज, किशनगंज जैसे क्षेत्र में आप कभी भी बॉर्डर के उस पार इस पार हो सकते हैं। अगर उस देश में, जिससे हमारा बॉर्डर इतना पोरस है, अगर उस देश की सरकार हमारे खिलाफ में आई तो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी को बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा, बहुत ज्यादा। मतलब सरकार को इस स्थिति पर नजर रखना, क्योंकि बाहर से हमले से ज्यादा खतरनाक होता है इंटरनल सिक्योरिटी। दुश्मन आपके घर में जब पेनिट्रेट करना जान जाता है, फिर वो आपके लिए बहुत दिक्कत पैदा करता है, बहुत ज्यादा। जैसे नेपाल हमारा एक देश, बॉर्डर स्टेट, कितना पोरस बॉर्डर है हमारा, और जहां जहां वो बॉर्डर निकलता है वहां डिस्टर्बेंसेस बहुत ज्यादा होती हैं। तो अब ये सरकार, इंडियन गवर्नमेंट के सामने एक चुनौती पैदा हो गई है कि वो इस स्थिति को अगले 24 घंटे में इस पर स्थितियां क्लियर होंगी कि हम क्या कर रहे हैं। और बांग्लादेश में जो हुआ, इस पर वैश्विक, क्योंकि आप हिस्ट्री पढ़ाते, जिस तरीके से शेख हसीना ने की नाराज़गी हो गई, इतनी नाराज़गी हो गई कि इस चुनाव में उन्होंने ऑलमोस्ट 90% सीटें जीती, जो इसी साल था। अपोजिशन के ज़्यादातर नेता जेल में थे और फिर इतनी नाराज़गी हो गई कि उनको उसी देश को छोड़ करके भागना पड़ा। आखिरी संदेश तक नहीं दे पाई, वो लिख नहीं पाई। नहीं, मैंने अभी बहुत गौर से इसका अध्ययन नहीं किया है, इस विषय को मैंने अभी बहुत गौर से पढ़ा नहीं है, तो मैं थोड़ा सा एक बार इसको देख लूँ बहुत विस्तृत तौर पर, तब भी मैं इस पर कुछ बोल सकता हूँ। मज़ा आया बात करके अवध जी से, और सारी क्लिप्स इनकी सेव करके रखी है हम लोगों ने आगे के लिए। सर थैंक यू सो वेरी मच, आपने वक्त दिया। और गाली और ताली तो हिस्सा है, उम्मीद है कि ये ज़रूर, लेकिन उम्मीद है आपसे कि आप छात्रों की बात उठाते रहेंगे। अंत में अगर आपका जो पर्सनल टच है वो रहेगा तो शायद उनको भी उम्मीद रखनी बहुत ज़रूरी है। और आपसे उम्मीदें हैं तो अच्छा करेंगे तो कंधे पे उठा के सर पे लेट जाएंगे बच्चे, बुरा करेंगे या कुछ बुरा लगेगा उन्हें तो आपको पता ही क्या कि उन्होंने आपके साथ। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।